हेलो एवरीवन। तो चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बिल्कुल नया चैप्टर, चैप्टर 10 ऑफ, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10। क्या नाम है इस चैप्टर का? जैसे आपको दिख ही रहा होगा, क्या नाम है? सर्कल्स। सर्कल्स को हमने ज़्यादा अच्छा कहाँ पढ़ा है? क्लास 9th में, है ना। हमने सर्कल की जितनी भी चीज़ें थी वो 9th क्लास में ढंग से सीखी हैं। तो पहले हम उनको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम 10th क्लास वाले पे आएंगे। देखो क्या होता है, सर्कल एक्चुअल में होता क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। ये जो लिखा हुआ है, आप इसको ढंग से पढ़ना हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो टेलीग्राम ग्रुप से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम सिंपल ये पढ़ने लिखने वाला काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ डायग्राम देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे जो हमने पढ़ी है, और कहीं कहीं काम आया तो इस टेक्स्ट को ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इस चीज़ को क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, वरना हम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट है, मान लो ओ। इस ओ पॉइंट से बहुत सारे फिक्स पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे इस पे, है ना। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाता है? सर्कल। कोई भी शेप किससे बनती है? पॉइंट से। हर शेप किससे बनेगी? पॉइंट से। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, क्या बन गया? सर्कल। बहुत सारे पॉइंट्स अगर एक सीधी लाइन में है तो क्या बन जाती है? स्ट्रेट लाइन। ये सब हमने पढ़ रखा है ना, ठीक है। तो कैसे बनता है सर्कल? एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम हो। ये ओ से जितनी पी है उतना ही यहाँ तक की डिस्टेंस हो, 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 उतना ही यहाँ तक की डिस्टेंस हो। हर जगह की डिस्टेंस सेम हो, और इस सेम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसकी रेडियस। ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कंप्लीट अगर हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये भी सबको पता है, रेडियस और डायमीटर क्या होता है, सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ लिया। जैसे ए जो सेंटर से पास हो, सर्कल की सरकमफेरेंस को, इस साइड को, इसको क्या बोलते हैं हम? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, है ना। सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करे दो पॉइंट्स और वो सेंटर से पास हो, तो ये ए से लेके बी तक डिस्टेंस क्या होती है? इसका डायमीटर। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डायमीटर सर्कल को दो पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो सेंटर से पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड, है ना। और जो पी से क्यू अगर मैं देखूँ नीचे वाला पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और बड़ी वाली को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। वैसे ही अगर पी क्यू हमारी कॉर्ड है तो उसके नीचे का जो सेगमेंट है, सर्कल का जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला है उसको मेजर सेगमेंट। अगर इस पी को हम सेंटर से मिलाएं और ओ को, क्यू को भी सेंटर से मिलाएं, तो ट्राइंगल जैसी शेप बनती है। इसके नीचे छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो एक सर्कल में तीन तरह के पार्ट हैं, एक उसके अंदर, ये सब उसके अंदर की चीज़ें हैं, एक उसके बाहर भी कुछ कुछ चल रहा होगा, और एक उसकी सरकमफेरेंस पे भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अभी जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, वो सब इस सरकमफेरेंस पे ही होगा सारा काम, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, उससे पहले ही पढ़ा हुआ होगा। मेन चीज़ें क्या पढ़ी थी? ये क्या पढ़ा है हमने? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं, अगर इनकी कॉर्ड्स की डिस्टेंस इक्वल है ना, कॉर्ड्स की डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों जो एंगल बनाएंगी, ये मान लिया एंगल 1, ये एंगल 2, तो एंगल्स भी क्या होगा? सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इस ए बी ने जो एंगल बनाया, ए ओ बी, मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। ये एंगल भी इक्वल होगा अगर कॉर्ड्स इक्वल है, और ये उसका कन्वर्स है। हर थ्योरम का एक कन्वर्स है। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, एंगल इक्वल होंगे। अगर एंगल्स इक्वल हैं, दो कॉर्ड्स ने एंगल बनाया और दोनों एंगल्स इक्वल है, कहाँ पे? सेंटर पे, ठीक है। एंगल ड्रॉन ऑन सेंटर बाय अ कॉर्ड इज आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। उसका जस्ट उल्टा, अगर ये है तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, ठीक है। ये दोनों थ्योरम यही कह रही हैं। इसके बाद में बाकी की दो थ्योरम क्या कहती हैं कि सरकमफेरेंस, सॉरी, जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है ए बी, सेंटर से इस पे जो लाइन डलती है दैट इज परपेंडिकुलर, है ना। सेंटर से हमने अगर कोई परपेंडिकुलर, सेंटर से मैंने कोई परपेंडिकुलर लाइन इस पे डाली, तो ये क्या करेगी? इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ए एम इक्वल टू एम बी। दैट मीन्स एम इज 22, या फिर मैं लिखता हूँ ओ एम इज बाइसेक्टर। और वो भी कौन सा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ए बी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करी है,
तो वो हमेशा इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगी। अगर परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्टर होगा, अगर बाइसेक्टर है तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है, कॉर्ड पर ध्यान रखना इस चीज को। 10.5 थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको कहीं पे भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कौन से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कितने, तीन, तो इन तीनों पॉइंट से होता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा, है ना। तीन पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट की बात करूं मैं, वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने पास होंगे, इनफाइनाइट, नहीं बता सकते हैं। अब आपका काम क्या है, 3 पॉइंट से मैंने बता दिया, 3 पॉइंट्स एंड मोर से सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना कि 2 पॉइंट्स अगर हैं आपके पास कहीं पे भी, इन दोनों पॉइंट्स से, मतलब ये दोनों पॉइंट्स उस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे आने चाहिए, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे आने चाहिए। तो कितने सर्कल बन सकते हैं, 1 2 3 4 या इनफाइनाइट, ठीक है। 2 पॉइंट से बनने वाला सर्कल, 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, ये आपका क्या है, एक होमवर्क है, या फिर एक तरह से आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सर्च करो, पूछो, कुछ भी करो, मुझे आंसर बताओ, ठीक है। चलो, 10.6 थ्योरम और 10.7 थ्योरम दोनों एक दूसरे की कन्वर्ज हैं। क्या कहती हैं ये दोनों कि अगर कोई कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये, दोनों इक्वल हैं, कैसी हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, थोड़ा मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको मैं हटाता हूँ, इस सर्कल को, समझना इस क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ना। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्या लिखा है मैंने, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ध्यान रखना इस बात को। कोई भी ऐसा सर्कल नहीं होगा सिमिलर नहीं होगा। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ऐसा है, तो दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। बट सर्कल कैसा भी हो, कैसा भी हो, सब कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर मैं बोलूं टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात आती है, इसका मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसा ये है वैसा ही ये है, मतलब इन दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है ना। टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, उनको भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। समझ में आ गया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल इक्वल है, सिमिलर का अलग मतलब है और कॉन्ग्रुएंट का अलग मतलब है। अगर दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस उनकी रेडियस सेम है, उनका डायमीटर सेम है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अगर एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो वो क्या होंगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। अगर पी क्यू इज, इसको मैं कलर चेंज करता हूं इसका, अगर पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल है, देन उनके बीच की डिस्टेंस जो है सेंटर से वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं दैट मींस दीज कॉर्ड्स आर इक्वल। समझ में आ गया, इतना समझ में आया। पी क्यू और आर एस दोनों इक्वल हैं, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस, और हमने निकाला है सेंटर से डिस्टेंस, हम कैसे निकालते हैं, एक सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। कभी भी आपको किसी एक पॉइंट से और एक लाइन तक के बीच की डिस्टेंस पूछे या कहीं की भी डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट जो एक्चुअल में डिस्टेंस होती है उसको हम हमेशा कैसे नापते हैं, कम से कम डिस्टेंस। और कम से कम डिस्टेंस कब आती है, जब लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो हमेशा जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे, कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो सेंटर से अगर कॉर्ड्स हैं दो, है ना, दो कॉर्ड्स हैं, सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब ओ एल इक्वल टू ओ एम है, तो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। या फिर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। समझ में आ गया। या फिर ये दोनों कॉर्ड्स अलग अलग सर्कल में भी तो हो सकती हैं, मान लो एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर क्यू मान लिया मैंने, ये है मेरे पास पी क्यू और ये है ए बी, ठीक है, ओके। तो O से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास, मैंने मान ली ओ एम, और Q से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी क्यू एल, मान लिया ऐसा। बट ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों सेम सर्कल है। तो एक ही बात होगी ना, चाहे तो अलग अलग सर्कल में बनाओ चाहे एक ही सर्कल में बना दो, क्योंकि सर्कल तो सेम ही है। अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं मींस दोनों इक्वल सर्कल हैं, दोनों की रेडियस सेम है, तो भी ऐसा होता है ना। अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ठीक है, और उन दोनों में जो कॉर्ड है उन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है,
दोनों के कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, पी क्यू और ए बी, इसको आर एस मान लो, या तो फिर हमारे लिए इजी पड़ेगा, है ना। पी क्यू और आर एस दोनों इक्वल हैं, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओ एम और क्यू एल इक्वल होगा, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत ज़्यादा काम आती है। अब ये चीज़ भी लिखी है यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर लेना, 9th क्लास की बुक में भी है, वही चीज़ लिखी है जो ऊपर है, उसको थोड़ा ढंग से लिख दिया बस, इजी लैंग्वेज में, ठीक है। चलो, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपने सर्कल के सेंटर पे, देखो एंगल कहाँ से बनता है, ये हमारे पास एक आर्क है पी क्यू आर्क, इस पी क्यू आर्क से हमने एक सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाया पीओबी। क्या एंगल बनाया, एंगल पीओबी, ठीक है। और इसी सर्कल के सेंटर से, मतलब इसी आर्क से एक एंगल बनाया जो इसके ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं पे भी हो, है ना, सेम साइड में है। मतलब अगर ये पी क्यू एक आर्क है, मान लो ये पी क्यू आर्क है, तो एक एंगल बन रहा है पीओबी, और ऊपर की साइड एक और एंगल बन रहा है पीएबी। क्या एंगल बन रहा है, पीएक्यू। तो क्या रिलेशन होता है, जो सर्कल पे सेंटर बनता है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, मान लो अगर ये सर्कल के सेंटर पे और सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है, सरकमफेरेंस पे बनना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। मान लो पी ए, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2x। सर्कल का सेंटर का एंगल कितना होता है, डबल होता है, समझ में आया, लेकिन सेम साइड होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखते हैं हम, ये पी क्यू एक आर्क है ना, पी क्यू एक आर्क है, या फिर इसका ऊपर का जो सेगमेंट है, वो एक ऊपर का सेगमेंट है, एक नीचे का सेगमेंट है। हमने एक एंगल बनाया यहाँ पे, कितना एंगल बनाया, 180 डिग्री का, सबको पता है। तो पी ए क्यू कितना होगा, उसका आधा, क्योंकि एक ही साइड बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि सेमी सर्कल जब भी होता है, मान लो ये सेंटर है पी ओ, ये क्यू, सेमी सर्कल पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना। अगर हम सर्कमफेरेंस से टच करते हैं तो, ये बात हम 9th क्लास में सीख चुके हैं सारी। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, थोड़ा अलग केस है, क्यों, ये रही मेरी पी क्यू आर्क, एक सेगमेंट उधर है, एक सेगमेंट उधर है, तो हमने सरकमफेरेंस में एंगल बनाया है पी ए क्यू, बट दूसरा दूसरे सेगमेंट में, नीचे वाले सेगमेंट में। तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है ना। इसमें क्या करते हैं हम, इस वाले एंगल को लेते हैं, फिर अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल 2x होगा, नीचे वाला, ठीक है, इसको ले लेंगे। फिर समझ में आ गया, ये चीज़ें आपने 9th में देखी हैं, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखा, उसका रिवीजन है एक तरह से, नहीं समझ में आएगा तो हम क्वेश्चंस करेंगे तब और देख लेंगे इनको। अब 9th तो हम पढ़ेंगे नहीं वापस, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप 9th क्लास की बुक एक बार देखो, उसके क्वेश्चंस करो। चलिए, और उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं विद द सेम आर्क, एक ही आर्क पी क्यू सेम सेगमेंट में एंगल्स बना रही है ना, सब ऊपर की साइड बना रही है, तो ये सारे एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब मैं इस पी क्यू से एक और बना दूं ऐसे ऊपर की साइड में ही, ऊपर की साइड में बनना चाहिए ये बी, तो एंगल बी भी इक्वल हो जाएगा, है ना। सेम सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल्स सेम आर्क से, एक ही आर्क से बनने चाहिए, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, सेमी सर्कल में बनने वाले सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्यों, इस पी क्यू से एक बनाया 90 डिग्री का हुआ, कैसे हुआ आपको समझ में आया। अब मैं दूसरा अगर बनाता हूं, मैंने एक और एंगल बना दिया ऐसे, वो पी और क्यू दोनों को टच करना चाहिए और सर्कमफेरेंस को भी टच करना चाहिए, ये एंगल में 90 होगा, है ना। ऐसे बना दिया मैंने, तो ये एंगल में 90 होगा, तो सारे एंगल्स 90 होते हैं, एक ही साइड बनेंगे, अगर वो एक ही सेगमेंट में बनेंगे तो सारे एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कंडीशन क्या है कि सेम आर्क से बनने चाहिए, पी क्यू आर्क से बनने चाहिए सारे, ये जो भी आर्क है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग हो गया है ना, यहाँ पे एक्स ऊपर है और ये पी ओ क्यू नीचे है, तो हम इसका एक्सटर्नल लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल एंगल, है ना। और वो किसके इक्वल, इस किसका डबल होगा, पी ए क्यू का, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, शायद हमने इसको लास्ट चैप्टर में यूज किया था जब हमने ट्राइंगल्स पढ़े थे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने इनको 180 180 करके कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैं ये नहीं पढ़ रहा, सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करती हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, चारों वर्टिसेस क्या करती हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करती हैं, को टच करती हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा कोई फिगर बनता है, दैट मीन्स इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी कोई फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या, इन दोनों का सम, एंगल ए और एंगल सी का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180,
एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा 180। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये हमको ध्यान रखनी है ना, एक ही प्रॉपर्टी है, इसका कन्वर्स है। ठीक है, अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। अगर उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, मान लो आपको किसने ऐसा दे दिया बना के और आपको बोल दिया कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, इन दोनों का सम 180 है, और वैसे ही बी और डी का सम भी 180 है। तो इस पर सर्कल बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो यस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स का ऑपोजिट एंगल का सम कितना है 180, इसीलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान रखना इस बात को। जब हम एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर में ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, 180 हो गया सम, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं दे ऑल आर साइक्लिक। ठीक है, रेक्टेंगल बनाते हो तो भी ऐसा ही होता है, ये भी साइक्लिक होता है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन, अगर ऐसा होता है तो वो साइक्लिक है, अदरवाइज साइक्लिक नहीं है। या फिर अगर वो साइक्लिक है तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, ये बातें हम लास्ट क्लास में 9th क्लास में सीख चुके हैं सारी। अब है 10th क्लास में, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10। 2 एक्सरसाइज हैं, सिर्फ टेंजेंट और सेकंड पे डिपेंड करता है। अब हम पढ़ते हैं पहले ये होती क्या है, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है। देखो हमने पढ़ा सर्कल के 3 पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक उसकी सरकमफेरेंस पे, है ना। तो अगर कोई लाइन सर्कल के बाहर से है, दिख रहा है फर्स्ट फिगर, अगर कोई लाइन सर्कल के बाहर से है तो वो कहाँ है, उसके एक्सटर्नल पार्ट में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है ये? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सर्कल से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, टच भी नहीं कर रही उसको, उसके एक्सटर्नल पार्ट में। एक लाइन होती है जो सर्कल को कट करती है 2 पार्ट्स पर। अगर हम कहीं पे भी इसके अलावा कहीं पे भी लाइन बनाऊंगा तो मैं बहुत सारी लाइंस बनेंगी ऐसी, ये सर्कल को 2-2 पार्ट्स पे टच करेंगी। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबका नाम क्या होता है, सेकेंड। ध्यान रखना, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है नोन एज सेकेंड। मतलब वो क्या कर रही है, उसके सेगमेंट कर रही है, आप कैसे भी याद रखो, इसीलिए हम इसको सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपके बुक में एक्टिविटीज दे रखी हैं 2 इसी चैप्टर के शुरुआत में, करना आप उनको क्या है देखना। तो अगर आप ऐसे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करो, मान लो मैं एक लाइन लेता हूँ, मैंने इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, ऐसी ऐसी ऐसी, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, है ना, पैरेलल रखनी है इसके बस। तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब एक लाइन सिर्फ इसकी सर्कल की सरकमफेरेंस को छूती हुई निकल जाएगी, ऐसे एक ही पॉइंट पे, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ऐसा छूती हुई निकल जाएगी बस, है ना। तो ये जो ऐसे छूने वाली लाइन है ना, सिर्फ एक पॉइंट पे टच होती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। समझ में आ गया? एक होता है सेकेंड, सेकेंड का मतलब जो सर्कल के अंदर से जा रही हैं सारी लाइंस, और टेंजेंट का मतलब है सर्कल की सरकमफेरेंस को टच कर रही हैं बस, और कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही हैं? सर्कल की सरकमफेरेंस से टच होती हुई जा रही हैं, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, और कुछ नहीं है। तो टेंजेंट क्या है, एक स्पेशल टाइप का सेकेंड है। टेंजेंट है तो सेकेंड ही, लेकिन वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, और बल्कि सेकंड तो जितने भी 2-2 पॉइंट पर टच करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा केस आता है कि सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा लाइन, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्लियर है इतनी बात? ध्यान रखना इतनी चीज, है ना। टेंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है, बस ये 2 चीजें सीखनी है। टेंजेंट मतलब जो टच करे, इसलिए टी से टेंजेंट। सेकंड मतलब जो उसको क्या करे, सेगमेंट में डिवाइड करे, है ना, इसलिए सेकंड। ठीक है, कैसे भी याद रख लो, याद आपको रखना है। फिर इससे रिलेटेड हमारी 2 थ्योरम है। सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है ये समझना है हमको। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट मिलती है, किस पॉइंट पे मिल रही है, ए पॉइंट पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, जिस पॉइंट पे टेंजेंट मिलती है सर्कल को, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन टर्म्स को आपको याद रखना है, सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज है ये, है ना, इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी थ्योरम फर्स्ट। क्या थ्योरम है, बहुत सिंपल थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड थ्योरम आप एक पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हैं हम, कि अगर कोई सर्कल है, उस पर कोई कॉर्ड है, तो सर्कल से अगर मैं सर्कल के सेंटर से इस पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर लाइन। मतलब जो डिस्टेंस होती है कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ पढ़ा हमने, तो उससे रिलेटेड ही है। अब क्या करा इसने, इस कॉर्ड को उठा के कहाँ रख दिया, इसको टेंजेंट बना दिया, इसका ऐसे बस इधर बना दिया,
तो वो बोल रहा है आप सर्कल से जब इस कॉर्ड को मिलाओगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, सर्कल से क्या करेंगे हम, सर्कल के सेंटर से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लेके जाएंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर ये सर्कल को टच कर रही है, तो ये कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई? क्या बोल रहा है, अगर सर्कल है एक, इसका एक सेंटर है और इस पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, मान लो ये रही, थोड़ी मेरी ड्राइंग, सर्कल ही है ना, सर्कल ही मानना इसको, ये टेंजेंट है, ठीक है। अगर ये टेंजेंट है और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट्स से इट इज ए, और ये टेंजेंट का नाम बोल दिया मैंने पी ए क्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर से मिलाऊंगा, दिस इज ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर, क्या होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कैसे प्रूव करेंगे इसको, बहुत सिंपल है, देखो इसमें आपको एक थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी, मिनिमम डिस्टेंस की, कौन सी डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, इसका प्रूफ पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है इसको। जब भी हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, आपको पहले ही बताया मैंने, है ना। जब भी आप मिनिमम डिस्टेंस की बात करोगे तो क्या बात करेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया इतना? अब मुझको एक बात बताओ, सर्कल का सेंटर है तो ओ और ए एक तरह से रेडियस है, ये तो रेडियस होगी ना, ओ ए तो रेडियस है, क्योंकि ए क्या है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है। तो इस पॉइंट से जब मैं यहां जाऊंगा, मैंने मान लिया कोई पॉइंट है यहाँ पे बी, है ना, कोई पॉइंट क्या मान लिया मैंने, बी, मैं इसमें लिखवा कुछ नहीं रहा आपको, क्योंकि इसका कोई प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे प्रूफ करेंगे। इस ओ को जब मैं बी से मिलाऊंगा, मैंने क्या करा, मैंने कोई कहीं पे भी पॉइंट मान लिया बी, है ना, इस ओ को जब मैंने बी से मिलाया, ऐसे मिलाया, मुझको एक बात बताओ, क्या ये बी पॉइंट कभी भी सर्कल के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये बी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो टेंजेंट रहेगी नहीं, फिर ये क्या बन जाएगा, मान लो बी पॉइंट यहाँ पे है और ए पॉइंट यहाँ पे है ना, इस लाइन को हमने थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा दिया, समझ में आया, हमने इसको ऐसे बना दिया, ये रहा पी, ये रहा क्यू। अगर बी पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है, सर्कल के अंदर है, अंदर मान लिया मैंने, कहीं पे मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, है ना। बी पॉइंट अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे भी होगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो बी कैनॉट बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पी क्यू एक टेंजेंट है, टेंजेंट है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अगर बी पॉइंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हो गया, मैंने बोल दिया नहीं यहाँ पे एक पॉइंट है बी, वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे, तो ये टेंजेंट बन जाएगा ना एक। तो जो ए पॉइंट है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि टेंजेंट जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से क्रॉस होती हुई जाती है, तो दूसरा अगर कोई भी पॉइंट लोगे आप इस लाइन पे, तो वो सर्कल के बाहर होगा। कहाँ होगा? सर्कल के बाहर होगा। समझ में आया? क्यों होगा सर्कल के बाहर? क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी एक टेंजेंट होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे सर्कल को टच करती है। अगर कोई पॉइंट हम मानते हैं तो वो टेंजेंट की जगह क्या बन जाता है? सेकंड। इसीलिए बी पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। सर्कल के बाहर होगा तो ओ बी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन, ओ बी क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन होगा ओ ए से, होगा। ओ ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ ए क्या है? रेडियस है इसकी, परपेंडिकुलर भी हमको प्रूव करना है ना। इसको हटाओ, अभी हमको नहीं पता परपेंडिकुलर है नहीं है, हमको ये पता है कि ओ ए क्या है? रेडियस है, इतना तो पता है, ठीक है। और ओ बी रेडियस से बड़ी है क्योंकि सर्कल के बाहर है, सीधी सी बात है, बड़ी होगी, ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए। सिमिलरली आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लो, सिमिलरली फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी पॉइंट अदर देन ए, है ना, द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए। क्या लिखा मैंने? इस ए पॉइंट के अलावा आप पूरी लाइन पे कहीं पे भी कोई सा ही पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट के अलावा जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा ओ ए से बड़ी होगी। पक्की बात है, होगी, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा? सर्कल के बाहर होगा। सर्कल के बाहर होगा तो वो रेडियस से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। रेडियस तो यहीं पे खत्म हो गई, या फिर ये एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। तो हमेशा रेडियस से बड़ा होगा तो हमेशा ओ ए से बड़ा होगा। तो क्या कह सकता हूं मैं? देयरफॉर आई कैन से दैट ओ ए इज मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस टू पी क्यू। मिनिमम डिस्टेंस क्या है? पी क्यू तक ओ ए, देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्लियर हुई बात इतनी, है ना? इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। टेंजेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये चीज आपको अप्लाई करनी है उसमें।
क्या अप्लाई करनी है कि एक सेंटर से टेंजेंट को जब मैं ज्वाइन करता हूं, दिस टेंजेंट इज ऑल दिस ओ ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द टेंजेंट, है ना। ओ से आप जब टेंजेंट को ज्वाइन करोगे तो ओ ए विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो क्या कह सकते हैं हम, रेडियस जो होती है किसी भी सर्कल की, वो उसकी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैसे होती है हमने प्रूव कर दिया कि ओ ए मिनिमम डिस्टेंस है। क्यों है ओ ए मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि ओ और जो ए है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, तो ये हमेशा रेडियस होगा। बाकी सारे पॉइंट सर्कल के बाहर होंगे। अंदर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेकंड बन जाएंगे अंदर हो गए तो। अब बाहर होंगे तो बाहर वाले पॉइंट सारे रेडियस से बड़े होंगे, तो ओ ए ही मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस की जब भी बात आती है तो हमको पता है मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, इस थ्योरम से ये दो पॉइंट्स भी हम प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट, क्या, दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। क्या बोल रहा है वो पहला पॉइंट, क्या बोल रहा है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप बात करो, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं तो यहां से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है, सिर्फ एक। इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहां से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है, सिर्फ एक, है ना। इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं यहां से कितनी टेंजेंट पास होगी, सिर्फ एक। इस पॉइंट की बात करूंगा तो कितनी टेंजेंट पास होगी, सिर्फ एक। मतलब एक पॉइंट है सर्कल की सर्कमफेरेंस पे, वन पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, उससे कितनी टेंजेंट पास होगी, वन टेंजेंट। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या है, जो सर्कल का सेंटर है, यहां से इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, सब परपेंडिकुलर होंगी, सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी ना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। ये आपने लॉ ऑफ जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है फिजिक्स का, मतलब साइंस का ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसके अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। उसमें वर्ड आता है एक नॉर्मल। नॉर्मल मतलब भी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर परपेंडिकुलर बोल दूं मैं, कुछ ही बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, सिंपल, है ना। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हम इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रख लेना आप। ठीक है, समझ में आ गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, एक सर्कल है, उसके एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते मैं। ये भी एक एक्टिविटी है आपकी, देखना बुक के अंदर। चलिए, 10.1 आ गई, खत्म हो गई हमारी 10th। 10.1 क्या बोल रही है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखो, चार तो हमने अभी बना दी। सर्कल में कितने सारे पॉइंट है, यहाँ पे 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 पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट, है ना। बहुत सारी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, जितने पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हमको पता ही नहीं है कितने पॉइंट्स ही इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स से तो हर पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगी। क्लियर है बात? सेकंड का फर्स्ट, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट्स पे, वन पॉइंट, है ना। टेंजेंट जो है सर्कल की टेंजेंट जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड। वेरी गुड, ये सब आपको पता होना चाहिए। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, मान लो अगर ये एक टेंजेंट है तो दूसरी इसके पैरेलल कहाँ होगी, यहीं पे होगी। समझ में आया? अगर ये एक पैरेलल टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, इसके पैरेलल यहाँ पे होगी, इसके अलावा कहीं और हो सकती है पैरेलल टेंजेंट, ये टच कर रही है इसको, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। अगर एक टेंजेंट यहाँ है तो इसके पैरेलल इसके ऑपोजिट होगी, बस खत्म। इसके अलावा तो बाहर हो जाएंगी इसके। और अगर मैं ऐसे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर या किसी और एंगल पे होगी, पैरेलल तो होगी नहीं। चलिए, फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट जो है ये है और सर्कल ये है, इनका कॉमन पॉइंट ये, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अभी तो मैं आपको लिखा दिया यहाँ पे, लेकिन जब आप बुक में सॉल्व करो तो खुद सॉल्व करना, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा अच्छा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, मतलब सर्कल है, ये कोई पॉइंट पी मान लिया मैंने, इस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट है, ये पॉइंट क्या है, पी है, इस पे एक टेंजेंट है, क्या नाम है टेंजेंट का, पी क्यू। इस साइड में मान लिया, इस साइड का कोई पॉइंट हमें गिवन नहीं है। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। तो मुझको एक बात बताओ, जब आप ओ को पी से मिलाओगे 90 डिग्री होगा, तो ओपी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आई नहीं आई,
पढ़ा ना हमने ये, ओपी क्या है, रेडियस है एंड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इतना हमको समझ में आ गया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, क्या करता है ये, ओ से होता हुआ क्यू तक ले जाता है, ओ से क्यू तक ले गया, ऐसे मिलता है ना, ओ से क्यू तक मिलता है, ठीक है। सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, बन गया पाइथागोरस थ्योरम, हो रही है ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कुछ ना कुछ। क्या आंसर आएगा, देखो 12 का 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो कितना बच गया, 119 का स्क्वायर रूट, है ना, पी क्यू कितना आ गया, 119 का स्क्वायर रूट। क्लियर है बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्कल ड्रॉ करो और एक कोई लाइन गिवन है आपको, सर्कल के अंदर नहीं है ना, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू द सर्कल। दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करनी है हमको, एक कोई गिवन लाइन है, मतलब आपको मान लो ये कोई गिवन लाइन है, इसके पैरेलल आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, सच दैट द वन इज द टेंजेंट, एक तो क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, ये होगी टेंजेंट, टच हो रही है ना, इसके मेरे से टच नहीं हुई, और एक होनी चाहिए सेकंड, और ये दोनों इसके पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा आपके। 10.1 तक सिंपल एक चीज हमने पढ़ी कि टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ा। और एक और चीज पढ़ी कि रेडियस जो होती है वो हमेशा टेंजेंट पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, इतना ही पढ़ा हमने, उसी के हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस करें, और तो कुछ किया नहीं है। अब देखो ये वाला केस, 10.1 कंप्लीट हो चुकी है, एक एक्सरसाइज बची है 10.2। इसमें इस सर्कल वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो मेन चीज थी ना आपने 9th क्लास में पढ़ ली है, तो उस चीज को थोड़ा सा रिवीजन जरूरी था, इसलिए हमने उसको करा। अभी टाइम कितना हुआ है हमको, 31 मिनट्स, ओके, तो भी टाइम है। अभी हम इस चीज को देखते हैं, 10.2 के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में पूरी थ्योरी देख लेते हैं ना। अच्छा ये देखो 3 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। अगर कोई सर्कल के अंदर है पॉइंट पी, तो कभी भी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। तो केस 1 क्या कह रहा है, अगर कोई पॉइंट है सर्कल के अंदर है, अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, तो देयर इज नो टेंजेंट, दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर कोई पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पे है, तो वहां से सिर्फ एक और एक ही, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही वहां से टेंजेंट पास हो सकती है। तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतनी देर तक आपको इतने समझाया, वो यही समझाया कि सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। वो थर्ड डायग्राम, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है ना, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है पी, तो यहां से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं एट मोस्ट। मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, यहां से दो, इसके अलावा कोई और टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर सर्कल है, कोई भी पॉइंट है कहीं पर भी, यहां से आप सिर्फ और सिर्फ कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, दो। ये टेंजेंट्स की तरह है ना, सेकंड मत बोलना इनको, ये एक तरह से ऐसे, अभी ये थोड़ा मेरा हाथ ऐसे ही है, ड्राइंग के मामले में हमेशा कच्चा ही रहा हूँ मैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, ये T1 मान लिया, ये T2 मान लिया। अब मुझको एक बात बताओ, मान लो सेंटर यहाँ पे है O, तो O से जब मैं T1 को मिलाऊंगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। और O से T1 को ही मिलाऊंगा तो ये भी रेडियस होगी, है ना। OT1 इक्वल टू OT2 कह सकता हूँ मैं, क्यों, दोनों रेडियस हैं, कह सकते हैं ना हम, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अच्छा अब आप एक काम करना, इस वाले डायग्राम में बुक में भी दिया हुआ है, इस PT1 को मेजर करना और PT2 को मेजर करना, तो आप देखोगे कि भाई दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों की लेंथ कैसी आती है, इक्वल आती है, ठीक है, समझ में आया। जब भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं तो दोनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। इस चीज को भी हम प्रूव भी करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अगर PT1 है और ये PT2 है, तो जब मैं इसको सेंटर से मिलाऊंगा T1 T2 को, ये परपेंडिकुलर होंगे, क्यों, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। और T2 पे क्या एक पॉइंट है, O को T2 से मिलाऊंगा ये भी रेडियस होगी, और O को T1 से मिलाऊंगा ये भी रेडियस होगी, दोनों इक्वल होंगे और दोनों परपेंडिकुलर होंगे। देखो अब हम प्रूव करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम पूछ सकता है आपसे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external points to a circle
आर इक्वल, मतलब एक पॉइंट P है, उससे आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। आपको क्या प्रूव करना है इसके अंदर? प्रूव पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसके अंदर। क्या कंस्ट्रक्शन करा हमने? जॉइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी। ठीक है, बस इतना सा करना है। और इससे आपको क्या पता चला? ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, वाई? बिकॉज बोथ आर रेडियस। ये आपको समझ में आ गई बात। एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर। वाई? वाई क्या रीजन है इसके पीछे? वो हमको थ्योरम लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। क्या थ्योरम होती है? कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, या फिर हम लिखें पूरी ढंग से लिख देंगे, वो रेडियस और परपेंडिकुलर तो आपको समझाने के लिए बताइए ना। क्या थी थ्योरम? मैं खुद भी अभी, हाँ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वही है, वही लाइन है ना। तो हम लिख सकते हैं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उस पूरी थ्योरम को थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, है ना। ठीक है, इस कारण ये ऐसे हो गया। तो अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन या फिर प्रूफ, क्योंकि ये हमारे पास प्रूव करना, तो हम यहाँ प्रूफ ही लिखेंगे। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गए, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ। दोनों के अंदर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ये तो 90 डिग्री है। और उसके अलावा हमको क्या गिवन है? ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, बोथ आर रेडियस, इसीलिए इक्वल है ना। और क्या है? ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्या है? दोनों कॉमन है, कॉमन लाइन, कॉमन साइड। तो इससे क्या हुआ? ट्राइंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एच एस से राइट एंगल, एक साइड और एक हाइपोटेनियस। तो क्या हुआ? पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू ओ। क्यू किसके इक्वल है? आर के। ओ जो है वो ओ के ही है, तो पी आर ओ, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर ओ। कौन से मेथड से? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अब देखने जा रहे हो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस वाली थ्योरम से। पूरी मेरे ख्याल तक चैप्टर जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 है इसी पे डिपेंड करती है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले चीज़ तो जो हमको प्रूव करनी है, पी क्यू इक्वल टू पी आर आ गया, ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक हो गया, हमको जो प्रूव करना था यहाँ तक प्रूव हो गया कि भाई दोनों जो एक पॉइंट से दो टेंजेंट होते हैं उनकी डिस्टेंस कैसी होती है, उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, हमने प्रूव कर दिया। इसके अलावा भी देखो आपको पता चला कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। होगा नहीं होगा? क्या लिखता हूँ मैं? एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर लिख सकते हैं। और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, होगा ना। ये एंगल इसके इक्वल है ही, तो बाकी जो एंगल्स वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंड एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज से आपको क्या पता चला? कि ओ पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड एंगल ओ। तो ये जो ओपी लाइन है, अगर आप इस लाइन को देखते हो तो ये क्या है? एक तरह से एंगल बाइसेक्टर। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है ना। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है? एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दिख रहा है हमको बाइसेक्ट करता हुआ? बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? सिंपल सी थ्योरम थी। क्या थ्योरम है? एक पॉइंट से बनने वाली जो दो टेंजेंट्स होती हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। और लेंथ कहाँ तक होती है? लेंथ कहाँ तक होती है? उस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, इस पी पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू तक। लेंथ क्या है यहाँ पे? पी क्यू। ठीक है, ऐसा नहीं मत कर देना कि यहाँ पे आगे बढ़ा दिया और ये पी एस है तो आप बोलो पी एस इक्वल टू पी आर ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की लेंथ होती है। चलिए, इतना ही आज की क्लास में, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? इसके एग्जांपल्स। ये जो चीज़ हमने प्रूव करी है इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इसी से आई है ये चीज़, है ना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए, अगर आप करना चाहें तो एक और चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। देखो अभी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम देखेंगे कि अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, क्यू और आर को ज्वाइन कर दूं, कर दिया मैंने ज्वाइन, है ना। तो एक ट्राइंगल सा बन गया। तो तीन ट्राइंगल बन गए यहाँ पे, एक दो और ये तीन, और दो छोटे चार पाँच। इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा आपके पास एक। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल जो होता है ये किसके इक्वल है? ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और ये एंगल इसके इक्वल है ना, आपस में। और फिर ये साइड दोनों की कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो गया?
इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, तभी तो इक्वल हुआ है, एक लाइन पे 180 होता है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90 हो गया। और हम सबको पता है कि ये वाला एंगल भी 90 है, ये पूरा। तो इन चारों ट्राइंगल्स में हमको कुछ ना कुछ रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा, हम देखेंगे आगे, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप ट्राई करना एक बार, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो इन चीज़ों में, अगर करना चाहो आप, अगर नहीं करना चाहो तो हम क्वेश्चंस करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपका प्रूफ भी पूछ सकता है, ऐसे प्रूव करना है, सिंपल सा है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, हो गया। और क्या पढ़ा हमने, मेन चीज़ ये पड़ी कि ये तो सिंपल सी है ना, अंदर पॉइंट है तो कोई नहीं बनेगा, बाहर पॉइंट है तो दो बनेंगे, और उस पर ही पॉइंट है तो एक बनेगी टेंजेंट। मेन थी ये। इसके अलावा ये वाली कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। चलो फिर, बाकी आपको 9th क्लास का रिवीजन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 10.2, देन आवर चैप्टर इज कंप्लीट। ये मुश्किल से 2 वीडियोस बाद 2 क्लास और लगेंगे, इसके फिर ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी लॉजिकल एंड थैंक यू।